बड़े बड़े तरबूजों को देखकर पूरा परिवार बहुत खुश होता है और उन्हें टिल्लू बाजार में बेचने लगता है। तरबूज बेचने से टिल्लू की बहुत अच्छी कमाई होती है। एक जंगल में पीलू चिड़िया अपने पिता टिल्लू और अपनी माँ बबली के साथ रहा करती थी। टिल्लू खेती करके अपने परिवार का भरण पोषण करता था। मुखिया रहा करता था जो पक्षियों की जमीन को जबरदस्ती हड़प लिया करता था और जो भी पक्षी उसका विरोध करते वो उसे मरवा देता था। एक दिन टिल्लू अपने खेत में काम कर रहा था, तभी मुखिया टिल्लू के खेत पर पहुंचता है। मुखिया के साथ उसके कुछ गुंडे भी रहते हैं। अरे टिल्लू, ये खेत तू मेरे नाम कर दे, उसके बदले में मैं तेरा पूरा कर्ज माफ कर दूंगा। टिल्लू कहता है, कैसा कर्ज मुखिया जी, मैंने तो आज तक आपसे कोई कर्ज लिया ही नहीं। इस पर मुखिया उसे धमकाते हुए कहता है, अच्छा तूने मुझसे कर्ज नहीं लिया, ये देख कागजात, इस कागजात में तूने मुझसे पूरे 2 लाख रुपए उधार लिए हैं और इसमें तेरा अंगूठे का निशान भी है और अब तो ब्याज मिलाकर ये पूरे 4 लाख रुपए हो गए हैं। टिल्लू ये सब देखकर बहुत डर जाता है। वो गिड़गिड़ाते हुए कहता है, मालिक आप ये सब मत कीजिए, अगर आप मेरी जमीन ले लेंगे तो मेरा परिवार भूखा मर जाएगा। देख टिल्लू, मैं तुझे अभी बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ, अगर तू मेरी बात नहीं माना तो फिर तू जानता है अंजाम क्या होगा। इन गुंडों को देख रहा है ना, ये तुझे ऊपर पहुंचा देंगे। इस तरह डराने धमकाने से टिल्लू मुखिया का सामना नहीं कर पाता है और वो डर के मारे उसको अपना खेत दे देता है। टिल्लू उदास मन से घर आता है। बबली उसे कहती है, क्या बात है जी, आज आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। अरे बबली, सब बर्बाद हो गया। आज मुखिया खेत पर आए थे, उन्होंने फर्जी कागजात बनाए कि मैंने उनसे कर्ज लिया था, जबकि मैंने उनसे कोई भी कर्ज नहीं लिया था। अब डरा धमकाकर उन्होंने मेरी जमीन हड़प ली है। पीलू अपने पिता से कहती है, पिताजी आप मेरे साथ मुखिया के घर चलिए, मैं उससे अपना खेत वापस लेके ही आऊंगी। फिर टिल्लू पीलू के साथ मुखिया के घर चला जाता है। पीलू गुस्से में मुखिया से कहती है, बदमाश मुखिया जी, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे पिताजी से खेत हड़पने की, अब उसे तुरंत वापस कीजिए। मुखिया कहता है, अरे टिल्लू, तेरी बेटी तो बहुत सुंदर दिखती है, गुस्से में तो ये और भी अच्छी लगती है। एक काम कर, तू मेरी इससे शादी करा दे, फिर तुझे तेरा खेत वापस मिल जाएगा। टिल्लू अपनी बेटी से कहता है, देखा बेटी, ये कितना बदतमीज है, ये बदमाश है, इसके मुंह मत लग, चल मैं किसी और के खेत में काम करके अपना घर संभाल लूंगा। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर टिल्लू हरिया तोता के खेत में काम करने लगता है। एक दिन पीलू अपने पिता के लिए भोजन ले जा रही थी, तभी उसे किसी के करहाने की आवाज आती है। पीलू उस आवाज की तरफ जाती है तो झाड़ियों के बीच में उसे एक पक्षी दिखाई पड़ता है। वो बहुत घायल था और वो करहाते हुए पानी मांग रहा था। पीलू कहती है, ये लीजिए पानी पीजिए। पीलू चिड़िया तुरंत ही उस घायल पक्षी को पानी पिलाती है। फिर वो पक्षी पीलू से कहता है, बेटा तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, एक जंगली जानवर ने मुझ पर हमला कर दिया था, मैं बुरी कदर घायल हो गया था, यहीं पास में ही मेरा घर है, तू मुझे मेरे घर तक पहुंचा दे। फिर पीलू उस घायल पक्षी को उसके घर तक पहुंचा देती है। घर पहुंचने के बाद वो पक्षी पीलू को एक बड़ी सी पोटली लाकर देता है। बेटा तूने मेरी जान बचाई है, ये ले, इसमें तेरे लिए इनाम है। बेटी ये कोई साधारण इनाम नहीं है, ये तरबूज के जादुई बीज हैं, इन्हें तू अपने आंगन में बिखेर देना, फिर देखना चमत्कार। फिर पीलू घर आकर उन चमत्कारी बीजों को अपने आंगन में बो देती है। टिल्लू उसे देखकर कहता है, अरे पीलू ये तू क्या कर रही है। पीलू कहती है, पिताजी ये तरबूज के जादुई बीज हैं, मैंने एक पक्षी की मदद की, मैंने उसे घर छोड़ा तो उसने मुझे ये तरबूज के जादुई बीज दिए, जिसे मैं अब अपने आंगन में बो रही हूँ। कुछ ही दिनों में पीलू के आंगन में तरबूज उगाते हैं, वे बहुत ही बड़े रहते हैं। बड़े बड़े तरबूजों को देखकर पूरा परिवार बहुत खुश होता है और उन्हें टिल्लू बाजार में बेचने लगता है। तरबूज बेचने से टिल्लू की बहुत अच्छी कमाई होती है। इसके बाद से टिल्लू और उसका परिवार खुशी खुशी रहने लगते हैं।
एक जंगल में एक हरा भरा आम का पेड़ था। आम के पेड़ पर संगीत नाम की एक कोयल रहती थी। उसने बहुत सुंदर घोंसला बनाया हुआ था जिसमें उसके छोटे छोटे बच्चों के साथ वो रहती थी। छोटे होने के कारण वो बच्चे अभी उड़ना सीख ही रहे थे, तो संगीत उनके लिए खुद वो खाना ढूंढ कर लाकर अपनी चोंच से प्यार से खिलाती थी। एक दिन जोरों शोरों से बरसात शुरू हो गई। बिजली गरज रही है, बारिश हो रही है। तभी संगीत के बच्चों को जोर से भूख लगने लगी। माँ, भूख लगी है माँ। अरे बच्चों, मैं कुछ न कुछ इंतजाम करती हूँ। देखते ही देखते बच्चे जोर जोर से चिल्ला के रोने लगे। एक बच्चे को देख के दूसरा बच्चा रोने लगा। माँ, मुझे भी भूख लग रही है माँ, कुछ ना कुछ तो दो ना। संगीत को बहुत चिंता हुई। अपने बच्चों को रोते हुए संगीत को नहीं देखा जा रहा था। वह उन सबको चुप कराने की कोशिश कर रही थी, किंतु बच्चे भूख से तड़प रहे थे। माँ देखो ना, कल का कुछ भी हो चलेगा, मैं खा लूंगी। इस बात से संगीत उदास होने लगी क्योंकि घर में कुछ नहीं था। संगीत सोच में पड़ गई। अरे इतनी जोर बारिश हो रही है, मैं खाना कहाँ से लाऊंगी? मगर मैं खाना नहीं लाई तो बच्चों को भूखा शांत कैसे कर पाऊंगी? ऐसे मन में अपने हिसाब किताब लगा रही है और सोच रही है। काफी सोचने के बाद संगीत ने एक लंबी उड़ान भरी और पंडित जी के घर आ पहुंची। पंडित जी ने प्रसाद में मिले चावल, दाल, फल, सब्जी सब सूखने के लिए आंगन में रखा हुआ था। कोयल ने उसको देखा। अरे यहाँ पे तो काफी सारा भोजन है, मैं अपने बच्चों को जरूर पेट भर खिला सकती हूँ। यह सोचते हुए बच्चों के लिए अपने मुंह में संगीत ने ढेर सारा चावल लिया और पैरों से एक फल भी ले लिया और झटपट वहाँ से उड़ गई। भीगी भागी सी जैसे ही वो घोंसले में पहुँचती है तो सभी बच्चे एक साथ पूछते हैं, माँ आप भीग गए हो? माँ मुझे ना भूख नहीं है, आप बरसात में मत जाओ। बच्चों की बात सुनते हुए संगीत की आंखों में भी पानी आ जाता है और अपने पंख को झटकाते हुए बोलती है, अरे मैं माँ हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा, आपका पेट भर जाए इससे ज्यादा मुझे क्या चाहिए। ऐसे कहते हुए सभी बच्चों को प्यार से अपने मुंह में जो दाना लाई थी उसको खिलाती है और फल भी काट काट के वो भी देती है। फल और दाने खाकर बच्चों का पेट भर गया। वह सब चुप हो गए और आपस में खेलने लगे। संसार में माँ की ममता का कोई जोड़ नहीं है। अपनी जान पत्नी में डालकर भी माँ अपनी बच्चों की पेट भरती है और उसकी भलाई चाहती है। बच्चे खुश तो माँ भी खुश। ऐसे संगीत और बच्चे बहुत खुशी खुशी से बरसात का मजा लिया। चंपक वन में बबलू अपने बेटा और अपनी पत्नी के साथ रहा करता था। वो एक गरीब किसान था और केसू की फूलों की खेती करता था और उनसे वो प्राकृतिक रंग बनाया करता था। उस रंग को होली के समय वो बेचा करता था, लेकिन उससे उसकी ज्यादा कमाई नहीं होती थी। एक बार पीलू, अजी सुनते हो, कितनी देर में आपका रंग बनेगा? हमें सुंदरी चाची के यहाँ जाना है, वहाँ पे होली का पूजा है। अरे मुझे थोड़ा समय लगेगा, एक काम करो तुम ही चली जाओ। अरे आजकल के जमाने को तो जरा देखो, कितने होली के रंग आने लगे हैं। तुम ले देकर 2 ही रंग बना पाते हो, कम से कम अपने पड़ोसी कालू भैया को तो देखो, उन्होंने अपनी दुकान को कितने सारे रंगों से भर रखे हैं। उनकी दुकान चटक रंगों से भरी हुई है और तुम्हारी है 2 रंग। अरे पीलू, दूसरों को देखकर क्या मैं अपना काम छोड़ दूं? मेरे बाप दादा भी यही काम किया करते थे। हम प्राकृतिक रंग ही बनाएंगे। और तुम्हें पता तो है पीलू कि असल होली तो इन टेसू के फूलों से बने हुए रंगों से ही खेली जाती है। भगवान श्री कृष्ण भी इन्हीं फूलों के रंगों से होली खेला करते थे। हाँ, पर उस समय ऐसे केमिकल के रंग भी तो नहीं आते थे। अब जमाना बदल गया है, तुम भी बदलो। तो बबलू कहता है, तुम कुछ भी बोलो पीलू, मैं अपना काम नहीं बदलूंगा। ये रंग प्राकृतिक हैं, इनसे कोई नुकसान नहीं होता। तुम समझ भी रही हो तुम क्या कह रही हो? वो रंग कितने खतरनाक केमिकल से बने हुए होते हैं, चमड़ी खराब कर देते हैं। अरे मुझे मत समझाओ, समझाना है तो उन ग्राहकों को समझाओ।
जो ज्यादा पैसे देकर उन केमिकल से बने हुए रंगों को खरीदते हैं। ऐसा कहकर पीलू वहाँ से चली जाती है। पीलू चाहती थी कि उसका पति बबलू केसू की फूलों की कृषि बंद करके कुछ ऐसा काम करे जिससे उसकी अच्छी कमाई हो, लेकिन बबलू अपना काम बदलने के लिए तैयार नहीं था। ये बात सच थी कि उसके रंग बाजार में मिलने वाले नए नए केमिकल के रंगों के मुकाबले कम बिकते थे, लेकिन जंगल में अभी भी कुछ पक्षियाँ थे जो बबलू से रंग खरीदा करते थे। इस बार बता तूने कैसा रंग बनाया है? राम राम काका, देखो इस बार फूलों की कितनी अच्छी खेती हुई, तो रंग कितने अच्छे खिले खिले बने हैं। हाँ, रंग तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। मैं इस बार ज्यादा खरीद कर लेके जाऊंगा। बबलू खुश होकर उन्हें रंग देता है। अरे लेकिन क्या बताऊं, मेरा लड़का अपने बेटे के लिए बाहर से केमिकल का रंग खरीद कर लाया है और पिचकारी भी लेकर आया है। वो लोग तो समझते ही नहीं बात को कि प्राकृतिक रंग क्या होते हैं। ऐसा कहकर कालू वहाँ से चला जाता है। बबलू की दुकान पर बहुत कम लोगों ने रंग खरीदा। दूसरी तरफ कालू की दुकान बहुत जोरों शोरों से चल रही थी। वो शहर से जो भी रंग खरीद के लाया था सबका सब बिक गया था। आज दुकान जल्दी बंद कर दी। हाँ बबलू भाई, क्या करूँ, सारा माल बिक गया है। आज मैं शहर जाकर और माल खरीद कर लाऊंगा। वैसे तुम्हारा क्या हाल है, कुछ कमाई धमाई हुई कि नहीं? अरे नहीं भाई, मेरी इतनी कमाई नहीं होती है। माफ करना बबलू भाई, लेकिन तुम ज्यादा बुद्धिमानी भरा काम नहीं कर रहे हो। पहले फूलों की खेती करो, उनको सुखाओ, फिर उसके बाद मेहनत करके उनसे रंग निकालो। ये सब झंझट आज के जमाने में कौन पालता है? देखो, मैं तुम्हारा धंधा खराब तो नहीं करना चाहता, लेकिन मुझे भी तो कमाई जमाई करनी है। केमिकल से बने रंग ही मुनाफे का सौदा है। देखो, तुम्हारी दुकान तो चल नहीं रही है, क्यों ना तुम मेरी दुकान में काम करने लगो। अच्छी पगार दे दूंगा, मुझे भी भरोसेमंद कबूतर मिल जाएगा। बताओ क्या कहना है तुम्हारा? अरे नहीं भैया, मैं आपके यहाँ अभी काम नहीं कर सकता हूँ। मेरी जो भी कमाई है मैं उससे संतुष्ट हूँ। अरे बबलू, तुमसे तो बात करना ही बेकार है। ऐसा कहकर कालू वहाँ से चला जाता है, पर बबलू अपनी मेहनत से प्राकृतिक रंग बनाना जारी रखता है और होली का त्योहार आ जाता है। जंगल में सभी धूमधाम से होली मना रहे थे, लेकिन बबलू के घर में उतनी खुशी नहीं। पीलू दुखी थी कि उसके पति की कमाई नहीं हो रही है और वो उसे कहती है, अरे अजी देखो ना, पूरी जंगल कितनी खुशी से त्योहार मना रहा है और एक हम हैं, हमारे पास त्योहार मनाने के लिए पैसे ही नहीं है। आखिर क्या काम आया तुम्हारा रंग बेचने का काम, वो भी होली की जैसी त्योहार में। पूरे जंगल में पक्षियाँ मिलजुल कर बहुत खुशी के साथ होली मना रहे थे, मगर थोड़ी ही देर के बाद उन सब के शरीर में अजीब सी जलन होने लगी और खुजली भी होने लगी। वो सभी पक्षी परेशान हो गए। वे लोग नदी में जाकर नहाने लगे और जब रंग उतरा देखे कि उनके पर जल चुके हैं। वे सभी डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने उनकी जांच की और कहा, अरे आप लोग क्या रंग से होली खेल रहे थे कि तेजाब से? देखिए कैसे आपके पर जल चुके हैं। आप सबको स्किन इन्फेक्शन हो गया है। लगता है बहुत ही हानिकारक रंग से आप लोगों ने होली खेली है। उन पक्षियों की घर वाले काले कौवे को घेर लेते हैं और उससे पूछते हैं कि वो ऐसा कौन सा रंग लाता था। कालू उन्हें कहता है, अरे अजीब लोग हो आप लोगों को तो पता ही है कि मैं केमिकल के रंग बेचता था। आप लोग खुशी खुशी लेके जाते हो और अब मुझ पे इल्जाम लगाते हो। कालू की बात सही थी। सभी अपनी मर्जी से उसके यहाँ रंग खरीदे थे। अब तो सबकी होली खराब हो चुकी थी। अब कुछ समय बाद जब वो सारे पक्षी ठीक हुए तो वो सभी बबलू के घर पहुँचे और उससे बोले, अरे बबलू भाई, तुम ही प्राकृतिक रंग बेचा करते थे। अब हम फिर से होली मनाएंगे और पूरे जंगल के लिए तुम ही रंग बनाओगे। ये सुनकर बबलू बहुत खुश होता है। अब हर साल बबलू से ही पूरे जंगल वाले उसके प्राकृतिक रंग खरीदते हैं। इस तरह बबलू काफी सारा पैसा कमाने लगता है। सुंदर वन में पीलू चिड़िया अपने पति बबलू